गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमने आप सभी दोस्तों के लिए एक नए सीरीज की शुरुआत किया है जो हमारा ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन के विकास से संबंधित होगा। आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इस सीरीज का शुरुआत किया गया है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रतिदिन 30 प्रश्नों को देखेंगे, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। एक एक टॉपिक के आधार पर हम लोग प्रत्येक दिन 30-30 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस से संबंधित होगा। जिसमें से आज हमारा पहला सीरीज है ग्रीक और रोमन ज्योग्राफी से संबंधित, ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर से संबंधित। ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर का जब हम लोग वर्णन करते हैं तो होमर, थेल्स, अनेक्सिमिंडर, हेकेटियस, जुबा, टॉलेमी जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वानों का उल्लेख आता है। तो मेरा कोशिश है कि प्रत्येक दिन आप लोगों को 30 प्रश्न इस ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित प्रैक्टिस करवाया जाए, ताकि आप अपने फोकस की ओर अग्रसर हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदे सभी दोस्तों तक पहुँच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा सवाल है, मापक पर आधारित प्रथम मानचित्र किसने बनाया? पहला सवाल है आपका, मापक पर आधारित प्रथम मानचित्र किसने बनाया है? जब हम मापक पर आधारित प्रथम मानचित्र की बात करेंगे तो अनेक्सिमिंडर नामक भूगोलवेत्ता ने, अनेक्सिमिंडर महोदय ने मापक पर आधारित पृथ्वी का प्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय जाता है। इन्होंने नोमोन का भी आविष्कार किया है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। इनका जन्म है 610 बीसी में। अनेक्सिमिंडर का जन्म है 610 बीसी। ध्यान दीजिए, अनेक्सिमिंडर महोदय का जन्म कितना में है? 610 बीसी में, और मृत्यु है 546 बीसी। ये इसका टाइम पीरियड है अनेक्सिमिंडर महोदय का। ये थेल्स के समकालीन थे और इनका वर्णन भौगोलिक विचारधारा ग्रीक भूगोलवेत्ताओं में होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गाइड टू ज्योग्राफी किसकी रचना है? गाइड टू ज्योग्राफी किसकी रचना है? किस विद्वान ने इस पुस्तक का लेखन किया है? गाइड टू रचना टॉलमी महोदय का है। टॉलमी महोदय का जन्म 90 एडी से 168 एडी तक माना जाता है। इनका जन्म शताब्दी 90 एडी से 168 एडी तक माना जाता है। ध्यान दीजिए और इसको नोट डाउन करते जाइए। 90 एडी से लेकर 168 एडी तक टॉलमी महोदय का योगदान माना जाता है, और ये रोमन कालीन विद्वान है। स्ट्रेबो टॉलमी के काल को रोमन साम्राज्य का चरम उत्कर्ष का काल माना जाता है। शास्त्रीय युग का अंतिम सबसे बड़ा ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलमी महोदय माना जाता है। ठीक है, शास्त्रीय युग का रोमन काल और शास्त्रीय युग का अंतिम सबसे बड़ा ग्रीक भूगोलवेत्ता आपका माना जाता है टॉलमी महोदय। तीसरा प्रश्न हमारा है, एस्ट्रोलोब नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? एस्ट्रोलोब नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो एस्ट्रोलोब नामक यंत्र का आविष्कार हिप्पार्कस महोदय ने किया है। ध्यान दीजिए, हिप्पार्कस महोदय ने किया है। हिप्पार्कस महोदय ने बताया था कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर पार करती है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट डाउन करते जाइए। 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर पार करती है? 15 डिग्री देशांतर पार करती है। यह कथन भी
कहा है हिप्पार्कस महोदय ने। हिप्पार्कस महोदय ने पृथ्वी को 360 अक्षांशों में विभाजित करने का श्रेय जाता है। 360 अक्षांशों में विभाजित करने का श्रेय जाता है हिप्पार्कस महोदय। एस्ट्रोलोब जो है, वास्तव में एस्ट्रोलोब यंत्र नक्षत्रों का विज्ञान कहा जाता है। वास्तव में ये एस्ट्रोलोब यंत्र को हम लोग नक्षत्रों का विज्ञान कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रोमन भूगोलवेत्ता नहीं था। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रोमन भूगोलवेत्ता नहीं था। जुबा आपका रोमन भूगोलवेत्ता है, प्लिनी भी रोमन, टॉलमी भी रोमन, लेकिन थेल्स महोदय जो है ग्रीक भूगोलवेत्ता आते हैं, जिसे गणितीय भूगोल का जन्मदाता, ज्यामितीय भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा है, टॉलमी के मानचित्र में थ्यूल और प्रसुम थे। थ्यूल और प्रसुम दो स्थान का नाम है जो टॉलमी ने अपने मानचित्र में दर्शाया है। ध्यान दीजिए, टॉलमी का जो विश्व मानचित्र है उसमें थ्यूल और प्रसुम के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें कहाँ पर था। ये सवाल है कि टॉलमी के मानचित्र में थ्यूल और प्रसुम थे, कहाँ पर उसका लोकेशन था। विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य स्थित स्थान या भूमध्य पर स्थित स्थान, भूमध्य रेखा पर स्थित स्थान। तो आप जब देखते हैं टॉलमी के मानचित्र को, जब आप टॉलमी के मानचित्र को देखते हैं तो टॉलमी के मानचित्र में जो इंडियन ओशन है, इंडियस ओशन की बात है, इंडियस ओशन का लोकेशन अगर हम कहें कि यहाँ पर है, तो इस लोकेशन में यहाँ पर आपका मिलता है प्रसुम। ठीक है, इस जगह पर आपका मिलता है प्रसुम, और थूले आपका जो है नॉर्थ साइड में मिलता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि विश्व के सुदूरतम उत्तर और दक्षिण स्थान में हमारा थूले और प्रसुम नामक स्थान टॉलमी के मानचित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूगोल में क्लासिकल पीरियड शास्त्रीय काल किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को माना जाता है। किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को माना जाता है शास्त्रीय काल। ग्रीक और रोमन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को शास्त्रीय काल के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। शुरुआती दौर में भूगोल के विकास में इनका विशेष योगदान है ग्रीक और रोमन स्कूल का। अगला प्रश्न हमारा आता है होमर का जन्म हुआ। होमर महोदय यूनानी पद्य के सबसे बड़े कवि थे। यूनानी पद्य के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पहले कवि थे। इनका जन्म 700 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 700 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, होमर थे एक कवि। अगला क्वेश्चन हमारा, होमर थे एक कवि, भूगोलवेत्ता भी नहीं थे, इतिहासकार भी नहीं थे और दार्शनिक भी नहीं थे। होमर की प्रमुख कृति कौन सी थी। तो होमर की प्रमुख कृति हम सभी जानते हैं इलियड और ओडेसी, जो 9वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचलित कृति थी। उन्होंने तत्कालीन ग्रीक का ज्ञात संसार के बारे में भी वर्णन किया है। उन्होंने 4 दिशाओं के बारे में वर्णन किया है, जिसको हम लोग देखते हैं। 4 दिशा के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। 4 दिशा हमारा कौन कौन सा था। तो 4 दिशा हमारा बोरस, जो आगे इससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, बोरस, फिर आपका यूरस, फिर आपका मिलेगा नोटस, और अंतिम मिलेगा जेफाइरस। ठीक है, ये 4 है, बोरस, यूरस, नोटस और जेफाइरस। इन्होंने 4 दिशाओं में चलने वाली वायु को वर्णन किया है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि यह कथन कि पृथ्वी महासागर नदी से घिरा वृत्ताकार तल मानता था, यह आकाश को ठोस नतोदर तल का स्वर्गीय मेहराब कहा। आकाश का विस्तार पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, पृथ्वी महासागर नदी से घिरा वृत्ताकार तल मानता था, यह आकाश को ठोस नतोदर तल स्वर्गीय मेहराब कहा। आकाश का विस्तार पृथ्वी के बराबर है। यह कथन किनका है। तो यह कथन होमर महोदय का है। होमर महोदय ने यह कथन स्पष्ट किया है। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से
समझ लें कि उन्होंने पृथ्वी को महासागर से घिरा हुआ वृत्ताकार तल यानी कि आकार जो होमर ने बताया था वृत्ताकार है। साथ ही साथ नतोदर तल के बारे में भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न हमारा आता है 11वां प्रश्न। बोरस है एक शीत वायु। अभी हमने कहा कि 4 वायु प्रवाह की बात किया है, बोरस, यूरस, नोटस, जेफाइरस। बोरस जो है उत्तर की ओर बहने वाली 4 वायु का वर्णन आपको मिलेगा। उत्तर की ओर जो वायु बहती है उसको कहते हैं बोरस, ठीक है। उत्तर की ओर जो वायु बहती है उसको कहते हैं बोरस। उसके बाद पूर्व की ओर जो बहती है उसको कहते हैं यूरस, जो उष्ण और सरल वायु है। फिर आपका दक्षिण में जो बहती है नोटस कहा जाता है। ये नोटस शीत वायु है, तूफान जो है ये तूफानी वायु है। और पश्चिम में जेफाइरस चलता है, ठीक है, जो भयंकर वायु है। ये 4 वायु का वर्णन चारों दिशा में इन्होंने किया है। दक्षिण में चलने वाली तूफानी वायु को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण में चलने वाली तूफानी वायु को नोटस कहा जाता है, अभी मैंने बताया। होमर ने एजियन सागर तट को सूर्यास्त तट माना, यह कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं कि होमर ने एजियन सागर तट को सूर्यास्त तट माना। तो किसने सूर्यास्त तट माना एजियन सागर तट को? होमर ने। कहाँ है ये? यूरोप में है। एजियन सागर तट आपका यूरोप में है। होमर ने, अगला प्रश्न है, होमर ने सूर्योदय का तट माना है एशिया को, ठीक है। होमर महोदय ने सूर्योदय का तट माना है एशिया को। अगला प्रश्न हमारा आता है, ब्रह्मांड विज्ञानी के जनक माना जाता है। ब्रह्मांड विज्ञानी के जनक माने जाते हैं। कौन विद्वान माने जाते हैं ब्रह्मांड विज्ञानी के जनक? तो हम लोग जानते हैं कि थेल्स महोदय को एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का फादर कहा जाता है। ब्रह्मांड विज्ञानी का थेल्स महोदय इसका आंसर। थेल्स का जन्म हुआ था 624 से लेकर 504। 624 BC में इनका जन्म है और 504 में इनकी मृत्यु है। ज्यामिति भूगोल के विकास का श्रेय ग्रीक विद्वानों में जाता है। ग्रीक विद्वानों में थेल्स महोदय को जाता है ज्यामिति भूगोल के विकास का श्रेय। अगला प्रश्न हमारा आता है 18वां प्रश्न। कॉस्मोगॉनी ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या की है। देखिए, इससे पहले जो थेल्स का था वो ब्रह्मांड विज्ञानी था। यहाँ पर कॉस्मोगॉनी ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या की है अनेक्सिमिंडर महोदय ने। अनेक्सिमिंडर महोदय ने ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या की है, नक्षत्रों का वर्णन किया है। साथ ही इन्हें थेल्स के समकालीन माना जाता है। इन्होंने देखा जाए तो गणितीय भूगोल के जन्मदाता के रूप में थेल्स और अनेक्सिमिंडर को मिलाकर माना जाता है। 19वां प्रश्न हमारा आता है, अनेक्सिमिंडर किस स्कूल से संबंधित है? तो अनेक्सिमिंडर जो है ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है। अनेक्सिमिंडर माइलियंस स्कूल से संबंधित है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लें। माइलियंस स्कूल से संबंधित है अनेक्सिमिंडर महोदय। गणितीय भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं थेल्स और अनेक्सिमिंडर महोदय। मापक पर आधारित पृथ्वी का प्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय, मापक पर आधारित पृथ्वी का प्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय जाता है, जब आप देखिएगा तो ये श्रेय जाता है अनेक्सिमिंडर महोदय को। अनेक्सिमिंडर महोदय को ये श्रेय जाता है मापक पर आधारित पृथ्वी का प्रथम मानचित्र बनाने का। प्रश्न हमारा है, अनेक्सिमिंडर ने पृथ्वी की आकृति बताई। अनेक्सिमिंडर महोदय ने पृथ्वी की आकृति बताया है गोलाकार, अंडाकार, सभी, या फिर कहें बेलनकार। तो ये बेलनकार है इनके अनुसार। तस्तरीनुमा कहा है होमर ने, ठीक है, इसको ध्यान देना है। समतल सतह पर स्थापित, ध्यान दीजिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल सतह पर स्थापित लंबवत खंभा जिसकी छाया समय बताती है, दोपहर में छाया की दिशा उस स्थान का देशांतर होता है। यह यंत्र है, किस यंत्र का यह डिफाइन किया गया है? यह यंत्र है नोमोन, जो हिप्पार्कस महोदय यह यंत्र है नोमोन जो अनेक्सिमिंडर महोदय ने दिया था, जिसे हम सूर्य घड़ी भी कहते हैं। किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किए बिना ही सर्वप्रथम भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया? ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। तो ये आपके हैं थेल्स महोदय। थेल्स महोदय ने भूगोल शब्द का प्रयोग किए बिना ही सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट से संबंधित, जल में ही
जीवधारियों की उत्पत्ति हुई, बाद में उनकी विभिन्न नस्लों का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति भी जल से उत्पन्न हुए जीवों के विकास के बाद हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जल में ही जीवधारी का विकास हुआ, बाद में उनकी उत्पत्ति विभिन्न नस्लों में हुआ और मानव भी जो है जल में उत्पन्न जीवों के बाद विकसित हुआ। इसे हम लोग कहते हैं जीवोत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, डार्विन का जो सिद्धांत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीवों की उत्पत्ति सिद्धांत या डार्विनवाद। ठीक है, लेकिन ये जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, ये जो है सर्वप्रथम जीवोत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या करने का श्रेय जाता है अनेक्सिमिंडर महोदय को। अनेक्सिमिंडर महोदय ने सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है यूनानी गद्य के प्रथम लेखक। ठीक है, यूनानी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं हेकेटियस महोदय। हेकेटियस महोदय यूनानी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है जेस पेरिडोस, जो अगले प्रश्न में हमने मेंशन किया है। जेस पेरिडोस पुस्तक के लेखक हेकेटियस। हेकेटियस जो है काफ़ी बड़े विद्वान हैं। उन्होंने जेस पेरिडोस के माध्यम से 26वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पृथ्वी का वर्णन किया इस पुस्तक के माध्यम से। अगला हमारा प्रश्न आता है हेकेटियस का विश्व मानचित्र किस विद्वान के मानचित्र पर आधारित है? हेकेटियस का विश्व मानचित्र किस विद्वान के मानचित्र पर आधारित है? एनेक्सिमिंडर के मानचित्र पर ही आधारित है हेकेटियस का मानचित्र। एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। 29वां प्रश्न, पृथ्वी का एक वृत्ताकार तस्तरी के समान चपटी है। पृथ्वी एक वृत्ताकार तस्तरी के समान चपटी है जिस पर चारों ओर महासागर का जल भरा। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है हेकेटियस महोदय का। 30वां और अंतिम आज का प्रश्न है भारत तथा इंडस सिंधु का सबसे पहले उल्लेख करने वाला भूगोलवेत्ता हेकेटियस। हेकेटियस ने भारत और सिंधु नदी के बारे में, इंडस जिसको कहा जाता है, के बारे में सबसे पहले वर्णन किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को मैंने काफ़ी बारीकी से खोजने का प्रयास किया। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो में आप सभी को सूचना उसकी प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा कि आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहें।